हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, आई वेलकम टू ऑल टू द वन मोर वीडियो लेक्चर ऑफ योर फोर्थ चैप्टर इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. सो आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो है, फर्स्ट इज अ need of environmental conservation, then environmental conservation are social responsibility, then forest conservation act. After that we are going to studying environmental conservation act, then wildlife protection act, and last we are going to study about a big story of small man. So let's get started. स्टार्ट करने से पहले आपके 10th के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम देखते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये पूछा गया है कि पोल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो देखो, हमने डिफरेंट पोल्यूशन के जो डिसएडवांटेज है होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है. तो ये सब डिसएडवांटेज अवॉइड करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, एज वेल एज हमारे हेल्थ के लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, सबके लिए, जो भी ये अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सबके लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ओके, क्यों नीड है एनवायरमेंट कंजर्व करने की, क्यों ज़रूरत है एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए, आइए देखते हैं. ओके, जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द रूल ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन. देखो, आम लोगों को हमारे देश में भी काफ़ी इलिटरेसी है. जो लिटरेट पीपल है उनमें भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आम लोगों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में. Nowadays we have to participate the environmental conservation, and nowadays need of this environmental type of conservation. So it will be possible to answer the environmental problem only if environmental public movement, अगर ये पीपल के बीच में और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस होता है और एक आंदोलन टाइप कुछ क्रिएट हो जाएगा लोगों के बीच में, और उससे ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा, और ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन है वो भी इजीली पॉसिबल हो जाएगा. सो फॉर दिस पर्पस वैल्यू लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट एक्सेट्रा. तो देखो, छोटे बच्चों में, स्मॉल किड्स में, उनके चाइल्डहुड से ही एनवायरनमेंट के बारे में पॉजिटिविटी डेवलप करना चाहिए और उन्हें एक लगाव लगाना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करना चाहिए उनके मन में, फॉर दैट एनिमल्स, फॉर दैट प्लांट्स एंड फॉर दैट बर्ड्स ऑल्सो. तो छोटे बच्चे को हमने सिखाना चाहिए कि ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उन सब का रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए उनको. यू शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस एनवायरमेंटल फैक्टर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट दिस एनवायरनमेंट. तो हमें एनवायरनमेंट कभी हार्म नहीं करना चाहिए, कभी हार्म करने की आदत नहीं डालनी चाहिए. किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग के वजह से हार्म नहीं होना चाहिए. दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज should be inculcated among the children since their childhood, and this will help to make the future generation more aware about the environmental conservation and also the protection. इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत अवेयर हो जाएगी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में. सो वी शुड प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट. फ्यूचर जनरेशन को रिस्पेक्ट हमें टीच करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट. ओके, सो उन्हें समझाना चाहिए कि ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की अभी बहुत ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई दिस लेसन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आर 10th टेक्स्ट बुक. ओके, और आपको पढ़ने के लिए ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का लेसन आपके 10th के टेक्स्ट बुक में डाला है. सो
As to achieve these, it is necessary the awareness through the education. So ये education through बच्चों में means future generation में ये environment के बारे में awareness लगाना बहुत ज़रूरी है. So you should protect this environment. This lesson teaches कि environment बहुत important है हमारे survival के लिए. ये environment नहीं होगा, ये plants नहीं होंगे, animals नहीं होंगे, तो हम अच्छे से survive नहीं करेंगे. तो ये environment human being, plants, animals, living, non living things, ओके, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. एनवायरमेंट है तो हम है, ये लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स है तो क्या है, एनवायरमेंट है. सो टुडे ऑल द डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो आज के दुनिया के ये जो सब डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया है कि हम सब मिलकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे. वी हैव द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सो ये जो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब कंट्रीज़ ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है. ओके, सो देयर एफर्ट्स आर इन दैट डिरेक्शन. तो उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरह जितना हो सके उतने कदम उठाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, एफर्ट्स लिए हैं ऑन दैट एनवायरमेंटल डिरेक्शन. So they have defined the further plans about environmental protections and have constituted the necessary law. तो उन्होंने फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये सब डेवलपिंग कंट्री ने अपने कंट्री में लॉज भी बनाया है अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. दे ऑल्सो फॉलो दैट लॉ. नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अ पेक इनटू द हिस्ट्री. In 1972, United Nations Environment Program (UNEP) has been established in a conference arranged on human and environment in which environmental problems were discussed. तो इन 1970 में यूनाइटेड नेशन में UNEP को इस्टेब्लिश किया था. फुल फॉर्म ऑफ UNEP इज यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम. तो ये UNEP में अबाउट द ह्यूमन एंड ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनके बारे में डिस्कस किया है. ओके, सो UNEP में कॉन्फ्रेंस अरेंज किया अबाउट द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ओके, so afterwards in India a separate environment department had been established after through discussion on the environmental problems. तो आफ्टरवर्ड क्या हो गया, इंडिया में भी एक सेपरेट एनवायरमेंटल सेक्शन को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया गया एनवायरमेंटल सेक्शन इंडिया में. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इवॉल्व इन अ प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट and forest through various programs since 1985. तो आफ्टर 1985 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई, उसको इस्टेब्लिश किया इन 1985 में. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का वर्क क्या है कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए, इसके बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देखता है. नेक्स्ट इज nowadays we are observing the environmental degradation everywhere. okay, so nowadays हम observe करते हैं कि environmental degradation होता है, हो रहा है everywhere. now we are observing this chart. okay, chart को observe करो, क्या दिया है, need of environmental conservation. okay, क्यों need है ये environment को conserve करने के लिए. first देखो, to maintain the balance in nature. okay, environmental conservation is important. why environmental conservation is important? because बायोडाइवर्सिटी में बहुत प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. तो ये सारी स्पीशीज़ को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एनवायरनमेंट में हर किसी का अपना अपना रोल होता है. वी डोंट हैव दैट राइट्स कि किसी को एनवायरनमेंट से, हमारे अर्थ से हटाने का. तो ये अर्थ पे ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. दे हैव दैट राइट्स टू स्टे इन द अर्थ. सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर. सो दैट्स वाई द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट देखो, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम. हमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम जो होते हैं एनवायरमेंट में वो सॉल्व करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखो, टू मेंटेन
the clean pollution free air, water and land. So we have to maintain the air free pollution, then water pollution और soil pollution also, because ये सारे pollution का environment को बहुत harm हो जाता है. So we have to clean pollution free the air, water and land, and also maintain these all things which is present in our environment. तो ये pollution का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होता है ह्यूमन बींग्स को भी और एनिमल्स को भी. नेक्स्ट देखो, टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? लाइक एयर, वाटर, मिनरल्स. ओके, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है. तो कंजर्व करना, उनको कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम लार्ज क्वांटिटी में इनका यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट देखो, टू गिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके, मीन्स ये जो डेवलपमेंट जो हार्मफुल नहीं होना चाहिए हमारे अर्थ के लिए, और अर्थ के लिए हार्मफुल विकास ना हो जो टेम्प्ररी होगा, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें. ओके, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो हमेशा के लिए रहे. ऐसा डेवलपमेंट हम लोग को एनवायरनमेंट के बारे में चाहिए. ओके, सो लास्ट देखो, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी. हमें हमारी जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हुई जो बायोडाइवर्सिटी है, ओके, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. सो ये सब क्या है? नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस है. ओके, इनके वजह से हमें हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट देखो, next topic we are going to discussing about the environmental conservation or social responsibility. Okay, since existence of human there is a interrelationship between humans and environment. देखो, जब से ह्यूमन ये अर्थ पे आया है तब से ये ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो गया है. सो देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट. ह्यूमन स्टेप ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. सी, हमारे अर्थ पे आने से मीन्स ये लिविंग थिंग्स अर्थ पे आई है तो क्रोर ईयर्स ऑफ एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था. ओके, मीन्स हम लोग आने से पहले ही क्रोर ईयर्स ऑफ एगो, मिलियन ईयर्स ऑफ एगो अर्थ फॉर्म हो गई थी. ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव इट्स सुपेरियरिटी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability etc. देखो, ह्यूमन ने अपनी सुपेरियरिटी प्रूफ की है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. मीन्स ह्यूमन बीइंग बहुत सुपेरियर है एज कंपेयर टू बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उससे. सो ह्यूमन बीइंग सुपेरियर है विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंसी बाकी एनिमल से ज़्यादा हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. दैन नेक्स्ट कैरेक्टर इज ह्यूमन बीइंग को मेमोरी बहुत शार्प है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. हमारी जो इमेजिनरी एबिलिटी है, लाइक हमारी इमेजिनरी जो पावर है वो बहुत सुपेरियर है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. सो इट्स प्रूफ कि ह्यूमन बीइंग सुपेरियर देन अदर एनिमल्स. हमारे पास इतना सुपेरियरिटी है फिर भी अच्छे से अर्थ की केयर हम नहीं कर सकते. ओके, अच्छे से अर्थ की केयर नहीं करते हैं हम लोग. ओके, then human established domination over the nature. Human utilize all the natural resources as much as possible. मानव ने नेचर के ऊपर डोमिनेंट गिरी किया है और ये ह्यूमन बीइंग ने जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है उसका बहुत यूटिलाइजेशन किया है, बहुत यूटिलाइज किया है उसको. ओके, सो सब नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन ने लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, मिनरल, इनका क्या किया है? बहुत यूटिलाइजेशन किया है. नेक्स्ट वन इज, in an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible and this leads to increase in problem from this scenario. तो हमारी जो ग्रीड है, लाइक महात्मा गांधी वॉज सेड दैट कि अर्थ हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, नॉट अ ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि अर्थ हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट अ ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ने अपने ज़रूरत और लालच को कंप्लीट करने के लिए
हमने बहुत नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज किया है, दैट्स वाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो गए, शुरू हो गए हैं. सो महात्मा गांधी वॉज सेड कि अर्थ पे जो रिसोर्सेज है ओके वो ह्यूमन के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ना कि ह्यूमन के लालच को कंप्लीट करने के लिए. ओके सो महात्मा गांधी वॉज सेड दैट कि अर्थ हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई. ओके अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ह्यूमन को सेटिस्फाई रखने के लिए. ओके और ह्यूमन के नीड्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए, नॉट द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. So we can understand that the human has crucial role in maintaining the environmental balance. तो हम अर्थ के बहुत सुपेरियर एनिमल है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल. हमको सुपेरियर लिविंग थिंग्स मानते हैं खुद को, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अर्थ को बचाने का और उसकी केयर करने का, एनवायरनमेंट को बचाने का. If human has distributed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. Okay? So अगर human ने डिस्टर्ब किया है environmental balance को, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये environment को कंजर्व करना और ये हमारे environment की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. So this is our responsibility to improve our quality of the environment. So the many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. कई बार लोग अनजान होते हैं, इससे क्या होता है, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को हार्म होता रहता है उनके अनजाने से. दैट्स वाई अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं. हाउ डू बटरफ्लाई कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल बैलेंस. तो बटरफ्लाई क्या करता है, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, देखते हैं. तो बटरफ्लाई क्या करता है, जो हनी होता है फ्लावर के अंदर को पीने के लिए जाते हैं. ओके नेक्टर बोलते हैं उसको. ओके तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, पॉलिनेशन होता है. बहुत बार मीन्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके पंखों पर, विंग्स पर स्टिक हो जाते हैं और वो बटरफ्लाई फ्लाई करके दूसरे फ्लावर पे बैठता है. अल्टीमेटली वो पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. सो ये प्रोसेस से क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशंस होता है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाते हैं. तो ये बहुत हेल्पफुल है एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए. So ultimately butterfly contribute to the environmental balance. Next one is a do you know. Okay, law enacted about environmental conservation, forest conservation. Okay, so the land conserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law. हमारे देश में कानून पास किया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो लैंड रिजर्व होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो वो लैंड हम कोई दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अगर ऐसा किया तो दिस इज़ अ क्राइम. सो दैट्स वाई हमारे कंट्री ने ये लॉ बनाया है. दिस इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़. ओके फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की परमिशन लगती है अगर वहाँ पे माइनिंग करनी है तो. ओके नहीं तो नहीं होगा. जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है फॉर दैट माइनिंग एक्टिविटीज़ तो ही वहाँ पे कुछ हो जाएगा. एनी पर्सन हु डिसोबेज दिस लॉ इज एंटिटली टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 days. अगर कोई भी पर्सन ने ये लॉ को तोड़ा, ब्रेक करा, ओके अगर कोई पर्सन ने ये लॉ को तोड़ता है, ब्रेक करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये जो लॉ है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, अगर इसको कोई पर्सन तोड़ता है तो 15 days की जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिलती है 15 days की जेल में. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एनवायरमेंटल 1986. ओके The purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institute harming the environment. जो पर्सन और जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एनवायरमेंट को हार्म किया, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट थ्रू हम वो पर्सन और इंस्टीट्यूट को पनिश कर सकते हैं. उन्होंने एनवायरमेंट को हार्म किया है तो.
और पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या कर सकते हैं एनवायरमेंटल 1986 के लॉ द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और एनवायरमेंट को हार्म किया कोई भी इंस्टीट्यूट ने, पर्सन ने, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस एक्ट, दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट थ्रू हम वो पर्सन और इंस्टीट्यूट को पनिश भी कर सकते हैं इफ दे हार्म द एनवायरमेंट, ओके। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट from releasing the pollutants in atmosphere beyond the permissible limit। किसी भी पर्सन और किसी भी फैक्ट्री अगर पोल्यूटेंट रिलीज करती है, पोल्यूशन करती है एक सर्टन लिमिट के बाहर, तो उन्हें 5 ईयर्स की जेल हो सकती है, 5 ईयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है, ओके। द पर्सन ब्रेकिंग दिस रूल इज अनटिल्ड फॉर ईदर 5 ईयर्स इम्पोरिजमेंट फॉर फाइन अप टू 1 लाख। और ये रूल जो कोई भी तोड़ेगा उनको 5 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट मीन्स जेल होगी, या फिर 1 लाख रुपीज़ फाइन भी भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज़ का फाइन भी हो सकता है उन लोगों को, ओके। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन 2010 इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2010 में इस्टेब्लिश किया है, स्थापन किया है इफेक्टिव ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज। आपके टेक्स्ट बुक में एक चिपको मूवमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बताया है, ओके। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट चिपको मूवमेंट कि एग्जैक्टली ये चिपको मूवमेंट होता क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक एशियन मूवमेंट थी। इट वॉज अ एशियन मूवमेंट। 18th सेंचुरी में विष्णु जाति के लोग थे, तो ये राजस्थान में है चिपको मूवमेंट। तो वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पर एक महाराजा था, उसने बोला कि ट्रीज कट करना है। उसने ऐसा कहा था, ऑर्डर दी थी वो महाराजा ने कुछ लोगों को। तो उसके खिलाफ वहाँ के जो विलेजेस है विष्णु कम्युनिटी के, ये कम्युनिटी में सभी एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पूजा, गॉड मानते हैं, पूजा जाता है एनवायरमेंट के, ओके, गॉड मानते हैं वो लोग विष्णु कम्युनिटी वाले। सो एनवायरमेंट को दैट कम्युनिटी वाज सेड नेचर इज अ गॉड। वो एनवायरमेंट वाले जो कम्युनिटी वाले हैं वो क्या बोलते हैं, नेचर इज अ गॉड। सब प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स की पूजा की जाती है वहाँ पर, ओके, रिस्पेक्ट किया जाता है, केयर की जाती है सबको। तो प्लांट्स को तोड़ना भी उनमें पाप माना जाता है। तो उन्होंने प्लांट्स कट करने को अलाउ नहीं किया। वो जैसा वो महाराजा ने बोला था कि ऑर्डर दी थी प्लांट्स कट करना है, तो उन्होंने वो प्लांट्स कट करने को नहीं अलाउ किया और प्लांट्स को हक किया उन लोगों ने। तो उस एरिया में ट्रीज को नहीं कट करते हैं, हंटिंग भी नहीं करते किसी एनिमल्स का। सो दिस इज अ चिपको मूवमेंट, मीन्स प्लांट्स को चिपको, हक करो प्लांट्स को, उनको कट मत करो, उनको हक करो। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द चिपको मूवमेंट। वो ये चिपको मूवमेंट कहाँ पर है, राजस्थान में। सो दिस चिपको मूवमेंट टीच अस कि प्लांट्स को फ्रेंड मान के हमको उसको गले लगाना चाहिए, हक करना चाहिए, ना कि उसको कट करना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर। As per Wildlife Protection Act 1972, as per clause 49A, a trading of rare animals has been completely banned। जो रेयर एनिमल्स है, बहुत कम पाए जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग करना, उनको बेचना, खरीदी करना, उसको कम्प्लीटली बैन किया है एज पर द लॉ 49A से। एज पर क्लॉज 49B, यूज ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर फ्रॉम स्किन और ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैन। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते उनके स्किन से लेदर बनाना, देन हाथी के तीत से कुछ चीज़ें बनाना, ये सब बैन किया है एज पर द क्लॉज 49B। एज पर द क्लॉज 49C, डिस्कलर्स ऑफ अ स्टॉक ऑफ 8 फैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपल्सरी। तो किसी के पास ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड एनिमल से बनाया है, तो उसको गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, ओके।
सो एज पर क्लॉज 49A से क्या हो गया है, जो रेयर एनिमल्स है उनको खरीदी करना, बेचना, ओके, ये सब कंप्लीटली बैन किया है एज पर द क्लॉज 49A। एज पर द क्लॉज 49B से क्या किया है, जो वाइल्ड एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाते हैं हम लोग, तो उसको बैन किया है। हाथी के तीत से कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसको भी बैन किया है। और एज पर क्लॉज 49C क्या बोलता है कि किसी के पास भी ये वाइल्ड एनिमल्स से बनाई हुई जो चीज़ें हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़रूरी है एज पर दी क्लॉज 49C। नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी, अ बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। एक स्मॉल मैन का एक बहुत बड़ी स्टोरी हम आज डिस्कस करने वाले, ओके। तो वो जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम, दिस इज अ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या है, जादेव पायंगन, ओके। सो देखते हैं ये ग्रेट मैन का एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, ओके। ये स्मॉल मैन बिग कैसे बन गया और बिग स्टोरी इसने कैसे क्रिएट करी और उसको क्यों बोलते हैं इंडिया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ओके। देखते, ओके। Jadav Molai Pangan is a highly capable person in Assam born in 1963. जाडव मोलाई पैंग एक आदिवासी जमात के हैं, ओके। इनका बॉर्न आसाम में हुआ था इन 1963 में। ही इज़ अ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 years. Once the larger number of snake die in the flood of Brahmaputra river flowing by the villages. At the age of 16 years old वो एज अ फॉरेस्ट वर्कर काम कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत स्नेक डाई हो गए थे ब्रह्मपुत्रा रिवर में, जो फ्लोड्स आया था ना, तब बहुत सारे स्नेक्स डाई हो गए थे, मर गए थे ऑन द फ्लोड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विलेज। सो एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 bamboo plantlets, okay. Then in 1979 the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. In 1979 में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या किया, 200 हेक्टर्स की लैंड में एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स लगाने की एक मुहिम स्टार्ट कर दी। तो देखते ये मुहिम एग्जैक्टली क्या थी, ओके। नेक्स्ट, Molai was one of the few forest worker who were looking after that project. तो मोलाई जो फॉरेस्ट वर्कर थे वो ये प्रोजेक्ट देख रहे थे, ओके। सो मोलाई एक ऐसे हॉनेस्ट फॉरेस्ट वर्कर थे जो प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल रहे थे, ओके। मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट्स द ट्री इवन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद में भी मोलाई जी ने प्लांटेशन चालू रखा था, ओके। उनको एक प्रोजेक्ट दिया था। मोलाई वॉज अ वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर, ओके। जो फॉरेस्ट वर्कर थे उनमें से ही मोलाई एक थे, नॉर्मल मैन जैसे, ओके। बट उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ओके। उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी उनका जो काम है वो प्लांटेशन का काम है वो चालू रखा। प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद में भी मोलाई जी ने प्लांटेशन का काम है वो चालू रखा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यू वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज द बैरन एरिया विथस्टैंड द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1316 एकर्स। तो मोलाई जी ने प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद भी प्लांटेशन चालू रखा था, ओके। ये अपना प्लांटेशन वर्क कंटिन्यू रखा था तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उनके वजह से, मोलाई जी के वजह से 1360 एकर्स इतने बड़े लैंड्स में फॉरेस्टेशंस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मोलाई। तो मोलाई जी ने बहुत बड़ा फॉरेस्ट स्टैंड किया ड्यू टू हिज प्लांटेशन वर्क, ओके। वो नॉर्मल इंसान थे, एज अ फॉरेस्ट वर्कर थे, ओके। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक अच्छा काम कंटिन्यू रखा प्लांटेशन का, और क्या किया, बहुत बिग फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, ओके। नेक्स्ट, टुडे द जंगल इज कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क फॉर द 30 years।
30 इयर्स में बहुत मेहनत करके ये फॉरेस्ट खड़ा किया है आसाम में मोलाई जी ने। सो कोकिलामुख ऑफ जोरहट, उधर ये जंगल में फॉरेस्ट प्रेजेंट है, तो उनके 30 इयर्स के हार्ड वर्क से ये बड़ा जंगल स्टैंड हो गया है आसाम में। सो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ अ prestigious Padma Shri award by Government of India for this unparalleled work. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति थ्रू मोलाई जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है ड्यू टू हिज ग्रेट वर्क ऑफ प्लांटेशन एंड फॉरेस्टेशन। उनके अच्छे काम के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। नाउ इट इज़ वेल नो एज मोलाई जंगल। तो ये जंगल को उन्होंने मोलाई के नाम से नाम दिया है, दैट इज़ मोलाई जंगल। ओके, मोलाई नाम के मैन ने वो जंगल खड़ा कर दिया, तो वो जंगल को उन्होंने मोलाई नाम से ही जानते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं मोलाई जंगल। मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन इस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। ओके, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर जंगल तोड़ देते हैं, लेकिन ये एक सिंगल पर्सन ऐसा है, उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत हार्डवर्क करके बड़ा जंगल फॉरेस्ट स्टैंड कर दिया, इस्टेब्लिश किया, न्यू फॉरेस्ट खड़ा कर दिया है। सो आई एम रियली अप्रिशिएट दैट इज़ अ ग्रेट वर्क। ओके, सो मोलाई जी से हमें कुछ लेसन सीखना चाहिए अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। ये एक छोटे मैन थे, एक स्मॉल मैन थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ अच्छे काम करके, प्लांटेशन का काम करके, खुद का काम कंटिन्यू रखे, एक बिग स्टोरी क्रिएट कर दी, पद्मश्री अवार्ड भी मिला उनको, और क्या, एक बड़े फॉरेस्ट को उनका नाम भी दिया गया, दैट इज़ अ मोलाई जंगल। ओके, सो ये लेसन से हम ये सब सीखते हैं। थैंक यू।